गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू आइज में। फ्रेंड्स, ये हमारी न्यू सीरीज़ है धर्म दर्शन को लेकर के, जो फिलॉसफी ऑप्शनल है आपका यूपीएससी में भी देखते हैं आप, बीपीएससी और स्टेट पीसीएस आपका यूपी पीसीएस में भी आपको फिलॉसफी ऑप्शनल मिलता है। और हमारा यहाँ एक कम्प्रिहेंसिव वे ऑफ टीचिंग होगा कि हम इसमें तीनों के तीनों एग्ज़ाम्स को ऐड करें। फिलॉसफी आपका यूपीएससी का भी ऐड करेंगे, साथ में यूपी पीसीएस को भी लेकर के चलेंगे, बीपीएससी का भी देखें। देखिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं। कंटेंट आपको थोड़ा बीपीएससी में कम पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन यूपी पीसी और यूपीएससी को देखोगे तो कंटेंट 100% आपको सेम के आसपास ही मिलेगा। तो सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि आज के जो सेशन हम आपके साथ देंगे, आप यहाँ पे जो 1 घंटा आधा घंटा जो आप समय डिवोट कर रहे हो, उसका क्या आपको आउटकम होगा, आपको क्या फ़ायदा आज मिलने वाला है, और ये आज आप क्या सीखने वाले हैं यहाँ पे इस वीडियो से, उसके इस वीडियो के माध्यम से। तो उसकी मैं बात कर लूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज के जो वीडियो हमने आपसे बात करनी है, वो हम ये बात करेंगे जो हमारा सिलेबस है धर्म दर्शन, जो इसको हम बोलते हैं फिलॉसफी ऑफ रिलीजन को लेकर के। इसमें आप देखते हो कि लगभग 10 चैप्टर्स आपके इसमें इंक्लूडेड हैं। और इन 10 चैप्टर्स में आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा कि भारतीय के साथ साथ हमें पाश्चात्य दर्शन को भी देखना है। तो हम सबसे पहले आपके साथ यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ये सब सारे के चैप्टर एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड हैं। क्योंकि देखो, एक पढ़ने का तरीका है और जो मेरा वे ऑफ स्टाइल है टीचिंग का, मेरा यही स्टाइल है कि मैं सबसे पहले क्या करूँ कि आपको बेसिक से मैं शुरू करता हूँ और साथ में आपके सिलेबस को डिकोड करता हूँ, और उसके बाद सारे एक एक करके टॉपिक को मैं डिस्कस करता हूँ। जो व्यूअर फर्स्ट टाइम है उनको इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन जो मेरे ऑलरेडी फॉलोवर्स हैं, जो ऑलरेडी वीडियोस को देख रहे हैं, उन्हें पता होगा कि मैंने प्रीलिम्स के लिए और यूपीएससी का जो मेंस जनरल आंसर राइटिंग है उसके लिए भी मैंने वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रखी है। उसमें भी आपने देखा होगा कि मैं कैसे टॉपिक को डिकोड करता हूं, और मेरा उद्देश्य यहाँ पे यही है कि सिर्फ मैं यहाँ पे काम ना करूँ, बशर्ते आप भी कुछ यहाँ पे काम करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए अब देखिए क्या आज हम आपके साथ डिस्कस। पहला तो मैंने ये पॉइंट कहा कि मैं आपके साथ बताऊंगा कि सारे टॉपिक एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है। सेकेंड, हम थोड़ा प्रीवियस ईयर का यूपीएससी का पेपर्स को भी देख लेंगे कि किस तरह का यूपीएससी के पेपर्स पहले आए हैं, और क्या क्या टॉपिक आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ उसको मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, ताकि आपको लगे कि आप जहाँ समय डिवोट कर रहे हो, जहाँ आप अपना समय दे रहे हो, वहाँ पे आपको कुछ मीनिंगफुल चीज़ें मिली हैं। तो इस तरह से आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। फिर साथ में हम दर्शन का देखेंगे कि कार्य क्या है, किस तरह से दर्शन काम करता है, और दर्शन क्यों हम पढ़ें। ठीक है। दूसरी, जो ईश्वर की जो नोशन ऑफ गॉड्स की बात होती है, किस तरह की बात करा जाता है, किस तरह प्रकृतिवादी धारणा है, किस तरह से इम्पर्सनलिस्टिक नोशन की बात करता है, व्यक्तिवादी जो धारणा है ईश्वर की वो कैसा है, क्या प्राकृतिक ईश्वरवाद की क्या धारणा है। इस तरह से इन सवालों के जवाब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और साथ में हम बताएंगे कि ईश्वर का मनुष्य और जगत के साथ क्या संबंध है। उसके बाद आप देखोगे कि ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण क्या है, इस पे सवाल उठेगा, इस सवाल की हम डिस्कस करेंगे। और अशुभ की जो समस्या जो है देखी जाती है, आप देखोगे दर्शन फिलॉसफी में, धर्म दर्शन में, तो क्या है अशुभ की समस्या, क्यों डिटेल करना है इसको। और साथ में हम देखते हैं कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये नहीं है, ये आपका सिलेबस का पार्ट है। ईश्वर विहीन जो धर्म की संभावना है उसकी बात करते हैं। और इसी तरह से आप देखोगे कि कुछ, जैसे आप एक चीज़ और देखना, यहाँ पे जो रिलीजियस नॉलेज है ना, या लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, जो धार्मिक ज्ञान और भाषा की जो बात किया जाता है वो क्या है, उस तरह से इस टॉपिक को हम देखेंगे। इस तरह से ये सारी टॉपिक होगी धर्म दर्शन को लेकर के, धर्म की भाषा को लेकर के। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, इसलिए हो सकता है कि इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, और ये मुझे लगता है कि नहीं, वीडियो एक पार्ट में कवर हो जाएगा तो एक पार्ट में इस टॉपिक को कवर करेंगे। अदरवाइज टॉपिक को हम 2 वीडियोज़ में आपको अपलोड करेंगे, जिसको आप देख सकते हो। उसके बाद हम आपको एक चीज़ और बता दें कि हम बात करेंगे आपके साथ कुछ शब्दावलियों को लेकर के। देखो, जब फिलॉसफी पढ़ते हो आप, मान लो मैथ्स पढ़ते हो, आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो उसके ना कुछ वोकैब होते हैं, कुछ शब्दावलियाँ होती हैं, कहीं ना कहीं पे यूज़ होता है। तो उन शब्दावलियों के अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। देखो, फिलॉसफी में बहुत सारी शब्दावलियाँ, बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हैं। उन सबको यदि मैं डिस्कस करूं तो उसकी पता चलेगा कि 10 वीडियो तो उस टर्मिनोलॉजी पे ही हो गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हम जैसे जैसे आपको टॉपिक्स पढ़ाएंगे, उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले उस टॉपिक के अंदर में हम जिस शब्दों को यूज़ करेंगे उसकी मीनिंग सबसे पहले हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो इसी यहाँ पे वही होगा कि जो हम धर्म दर्शन के अंदर जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें कुछ शब्द होंगे, उस शब्द का मीनिंग हम समझेंगे। जैसे आप देखो, शब्दावलियों में देखोगे कारण और कारणता का सिद्धांत क्या है कारण और कारणता, इसको आज देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे गुण की बात करेंगे, क्वालिटी की बात करेंगे, क्या होता है एट्रीब्यूट, क्या होता है गुण, इसकी बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जड़ क्या होता है, भौतिक क्या है, चेतन क्या है, सचेतन क्या है। देखो, ये सब ना बहुत सी बेसिक फंडामेंटल है, लेकिन मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ आपको कि आप कोई भी बच्चा यदि पढ़ रखा है फिलॉसफी, उससे आप एक बार इस चीज़ को डिस्कस करो
कि जड़ क्या होता है, भौतिक क्या है, तो इधर उधर की बातें होती हैं और रियलिटी में रियल बातें, मीनिंग कंसेप्ट यहीं पे क्लियर होना चाहिए। आपसे कहीं पे कुछ पूछ लिया जाए कि जड़ का मतलब क्या है, भौतिक का मतलब क्या है, चेतन किसको कहते हैं, सचेतन क्या है, मोक्ष क्या है, तो इस तरह से जो शब्दावली होंगी उस शब्दावली को भी डिस्कस करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक शब्द आपको दिखा रहा हूँ, विश्वास, बिलीव। अब देखो है तो बहुत छोटा सा शब्द, अब विश्वास हो गया। अब विश्वास को हम कैसे जोड़ेंगे फेथ के साथ, क्या होता है फेथ, क्या होता है रेशनल बिलीव, क्या होता है इरेशनल बिलीव, समझ रहे बात को। तो इस तरह से इन शब्दावलियों को हम देखते हैं और इसी तरह से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। यदि वीडियो काफ़ी लंबी होगी तो हो सकता है मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में आपके साथ शेयर करूं, और या तो एक वीडियो में कंप्लीट हो जाता है तो एक वीडियो में इसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हम सबसे पहले देखते हैं कि हम आपके साथ क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल होता है कि जब हम कोई दर्शन पढ़ते हैं या हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो पहला हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है ना, मान लो कोई कंप्यूटर पढ़ रहा है तो क्या कहोगे। सपोज करो कि एक स्टूडेंट कंप्यूटर पढ़ता है तो उससे पहले पूछता है ना, व्हाट इज़ कंप्यूटर, क्या होता है कंप्यूटर, ठीक है, तो अपना डिफिनीशन बताता है कि हाँ कंप्यूटर ये है। यहाँ पे भी वही सवाल उसी तरह से एक एज ए बच्चे की तरह, क्योंकि देखो ऑप्शनल बहुत ही अच्छा है, फिलॉसफी क्योंकि बहुत ही शॉर्ट सिलेबस है, लॉजिकल पेपर है। प्रॉब्लम यही है कि यदि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इसको रिकॉल करना बहुत मुश्किल हो जाएगी, और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं यहाँ पे आपके कंसेप्ट को भी क्लियर करूँ और साथ में मैं कोशिश करूँगा कि आपको काम करना होगा। देखिए वीडियो अपलोड करना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे आकर के लेक्चर देंगे, आप यूट्यूब में सर्च करोगे हज़ारों वीडियोस आपको मिलेंगे, हर सब्जेक्ट पे मिलेंगे। उनका काम है आएंगे लेक्चर देंगे चले जाएंगे, आपने देखा और आपने फ़ायदा उठाना है। अब आपने देखा और छोड़ दिया, आपको लगा कि नहीं मैंने वीडियो देख लिया मेरी तैयारी हो गई, तो ये आपकी गलतफहमी है। इस सिचुएशन से बाहर निकलिए। और हमारे वीडियो में और हम जो इनिशिएटिव चलाते हैं यूपीएससी को लेकर के, स्टेट पीसीएस को लेकर के, उसमें हमारी उद्देश्य यही रहती है कि हम तो काम करें ही करें, लेकिन बशर्ते आप भी काम करो। इसीलिए हमारे वीडियोस में आप ये नहीं देखोगे कि कंटिन्यू वीडियो देखने के बाद आप छोड़ दोगे, आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी मिलेगी और साथ में आपको इंगेज रखने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे भी जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शंस में भी दे सकते हो, आप मेरे ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो, और साथ में यदि ऐसा नहीं होता तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। जो टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे उसी से रिलेटेड आप डाउट कीजिएगा, क्योंकि मैसेज काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं और पॉसिबल नहीं होता है कि मैं हर किसी को मैसेज कर पाऊँ। तो टारगेट ये रखना कि एक ही तरह के, अब मान लो अभी धर्म दर्शन हो रहा है, फिलोसफी ऑफ रिलीजन मैंने शुरू की है, तो कोशिश ये करना कि फिलोसफी ऑफ रिलीजन की जो आज की सेशन जो मैं आपके साथ ले रहा हूँ, इस सेशन में जो आपके डाउट्स हैं उस डाउट्स को आप क्लियर वहाँ पे पूछेंगे टेलीग्राम सेक्शंस पे, और जब अगली वीडियो जो आएगी चाहे आगे वहीं पे यदि मैं आपकी जवाब दे सका तो दे दूंगा, और यदि नहीं तो मैं फिर उस पर वीडियोज़ अलग से भी बना कर दूंगा, या अगले जो वीडियो आएगी उसमें भी मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो चलिए देखिए पहला सवाल, पहले मैं क्वेश्चंस दिखाता हूँ आपको यूपीएससी का, क्योंकि देखो फाइनली हमारा एम क्या है, हमारा फाइनली एम आई वांट टू राइट द यूपीएससी ना, आप यूपीएससी को राइट करना चाहते हो, मेंस लिखना चाहते हो, यही तो आपका फाइनल ऑप्शन है। और अर्जुन की तरह आपके आँखों में भी, आपके दिमाग में भी चिड़िया की आँख होनी चाहिए, और चिड़िया का आँख यहाँ क्या है, यूपीएससी का क्वेश्चन। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का, कोई भी टॉपिक पढ़ने का उद्देश्य क्या है, कोई भी टॉपिक का, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का उद्देश्य यही है कि हमें जो कुछ पढ़ाया जाएगा या हम जो पढ़ रहे हैं उससे क्या यूपीएससी के पेपर सॉल्व होते हैं या नहीं होते। तो सबसे पहले बात तो आप अपने इनिमी को जानो, दुश्मन को जानो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी करो। तो सबसे पहला इनिमी आपका क्या है, यूपीएससी का क्वेश्चन। अब यहाँ देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं, ये 2019 के क्वेश्चंस हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखो क्या है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि क्या धर्म के नाम पर हिंसा के समर्थन में कोई दार्शनिक तर्क संभव है। देखो क्वेश्चन ऐसे भी पढ़ोगे ना, जो फिलॉसफी नहीं भी पढ़ेगा ना तो उसको भी लगेगा ना कि हम लिख लेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। क्वेश्चन यूपीएससी का यही खासियत है, ये ब्यूटी है इस क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम्स का, कि जो भी क्वेश्चन कोई भी देखे, पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत आदमी हो, यदि ग्रेजुएट इंसान है वो, तो कोई भी क्वेश्चन देख करके उसके मन में तो ये जरूर आएगा कि ये तो क्वेश्चन मैं लिख लूँगा, लेकिन जब वो क्वेश्चन लिखने जाता है तब समझ में आता है कि नहीं, मैं जो सोच रहा था वो चीज़ें ये है नहीं। तो आप इसी तरह से देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, और आगे जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तो इन क्वेश्चंस को भी आपके साथ एनालिसिस किया जाएगा, आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। जैसे इस क्वेश्चंस को देखो, इस क्वेश्चन में एक सिंपल सी, जैसे मैंने ईश्वर विहीन जो समाज की बात किया अभी आगे मैंने टॉपिक में, यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि धार्मिक व्यक्ति कैसे ईश्वर विहीन धर्म की संभावना से इनकार करेगा। चर्चा करनी है, डिस्कस करना है। उसी तरह से देखते हो कि स्टेट द इवेल्युएट द पर्सनलिस्टिक एंड इम्पर्सनलिस्टिक
एस्पेक्ट ऑफ गॉड, ईश्वर के व्यक्तित्व और अव्यक्तित्व स्वरूपों का कथन कीजिए और उसका मूल्यांकन कीजिए। और मैं देखो इस यूपीएससी के फिलॉसफी ऑप्शनल पेपर का खूबसूरती देखना कि आज की जो मैं वीडियो डिस्कशंस करूँगा ना, इसी वीडियो से आपको 2019 में मेंस हुआ है उसके क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा। और यही एक खूबसूरती है इस ऑप्शनल पेपर के साथ। अब बाकी ऑप्शनल पेपर को मैं यहाँ क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी ऑप्शनल के को यहाँ पे ये नहीं कर रहा हूँ कोई छोटा है या बड़ा है, लेकिन ये खासियत इसकी है कि आप फर्स्ट क्लास से ही यूपीएससी के पेपर को समझने लगते हो। नहीं तो आप यूपीएससी के बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके ऑप्शनल का पेपर समझने के लिए आपको 10 क्लासेस लगानी पड़ती हैं, आपको बुक्स पढ़नी पड़ती है, लेकिन यहाँ एक लेक्चर से ही आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। एक क्वेश्चन और है, वो ही क्वेश्चन देखोगे कि ये है, क्या ईश्वर बिन धर्म को उचित सिद्ध किया जा सकता है। देखो दोनों क्वेश्चन में विदाउट गॉड की यहाँ भी बात कर रहा है, ये 2018 का क्वेश्चन है। उसी तरह से यहाँ भी देखो ईश्वर बिन, ये खासियत है। तुम जब यूपीएससी का खास करके फिलॉसफी का देखोगे, फिलॉसफी का पेपर को एनालिसिस करोगे ना, तो क्वेश्चन ना रिपीटेड मिलेगा, रिपीटेशन यहाँ पे अलाउ है, रिपीटेशन होगा, लेकिन पूछने का तरीका अलग होगा। कहते हैं ना कि ये कान पकड़ो चाहे ये कान पकड़ो, बात तो बराबर ही है। वही सवाल है यहाँ पे लैंग्वेज का गेम है, यहाँ पे शब्दों का खेल है। और यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ये है आपके लिए कि आप भाई हिंदी में जो क्वेश्चन पढ़ो, हिंदी से अपेक्षा अंग्रेजी में पहले पढ़ना फिर हिंदी में पढ़ना, क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेशन कुछ भी हो सकता है लेकिन अंग्रेजी में दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए जो टर्म हम पढ़ाएंगे भी तो उसका भी हम टीचिंग में अपने ऐड करेंगे, जो शब्द होगा हिंदी में उसका हम अंग्रेजी में भी लिख देने की कोशिश करेंगे ताकि आप उसको भी समझ सको। ठीक है, अब चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले जब भी कोई हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को हम जब पढ़ते हैं तो हम यही कहते हैं ना कि वो पहले ये बताओ कि वो है क्या। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट को तुम कंप्यूटर पढ़ा रहे हो, जब उसको तुम कंप्यूटर पढ़ा रहे हो सबसे पहला सवाल क्या होता है तुम्हारे दिमाग में, व्हाट इज़ कंप्यूटर, बताओ कंप्यूटर क्या होता है। उसी तरह से जब हम दर्शन की स्टार्ट करते हो, खास करके जब कोई ऑप्शनल पेपर को भी लेते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो ऑप्शनल पेपर है क्या। तो जब हम दर्शन की बात करेंगे तो सबसे पहला हमारा सवाल यह है कि दर्शन क्या है, दर्शन का काम क्या है। तो दर्शन का काम है फ्रेंड्स इंक्वायरी करना। क्या काम है? इंक्वायरी करना, मतलब जांच पड़ताल करना, जांच करना। तो सवाल है कि जांच पड़ताल करना, तो किसका जांच पड़ताल करना और जांच पड़ताल क्यों करना, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। जब आप कह रहे हो कि दर्शन का काम है इंक्वायरी करना, तो दर्शन क्या करेगा? जांच पड़ताल करेगी, इंक्वायरी करेगी। किसका करेगी, ये सवाल है। दूसरा कि जांच पड़ताल क्यों करेगी, भाई कोई तो कारण होना चाहिए। इन चीज़ों को बात करते हैं। देखो हमने कहा कि दर्शन क्या करेगा? जांच पड़ताल करेगा, इंक्वायरी करेगा। तो दर्शन का काम ही है किसी सिद्धांत का, किसी विषय में जो कोई थ्योरी दी गई है उसको जांच करना। तो जांच क्या करेगा? जांच करेगा कि जो सब्जेक्ट दी गई है, जो थ्योरी दी गई है या जो सब्जेक्ट आपको दी गई है, उसमें जो आपने थॉट्स की बात की, जो विचार की बात की, उसकी असंगतता की जांच करना। असंगतता, ठीक है, असंगतता की जांच करना। किसका जांच करेगा? असंगतता की जांच करेगा। जैसे मान लो मैं कहूँ, चलो एक मैं छोटा सा एक फिगर बनाता हूँ और फिर आप देखो समझो। मान लो मैंने कहा कि मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक, और फिर मैंने कहा कि जो रेक्टेंगल है ना वो एक सर्किल है। अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने कहा कि जो रेक्टेंगल है वो क्या है? सर्किल है। अब बताओ मेरे इस विचार में असंगतता है या नहीं है? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जो रेक्टेंगल है, जो आयत है, वो कभी सर्किल नहीं हो सकता ना। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि जब दर्शन किसी सब्जेक्ट का, किसी विचार का, किसी थ्योरी का, ठीक है, किसी थ्योरी का, किसी के सिद्धांतों का जब जांच करती है तो उसमें ये देखती है कि कहीं उसमें कोई दो विरोधी विचारधारा तो नहीं है। ये बात होता है दर्शन का। क्यों? अब सवाल ये उठता है जो दूसरा क्वेश्चन कि क्यों जांच पड़ताल क्यों? तो ध्यान रखना कि जितना हम किसी भी विषय का, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, ठीक है, जिस विषय का हम जितना क्रिटिकल इंक्वायरी करेंगे, क्या करेंगे हम क्रिटिकल इंक्वायरी करेंगे, ठीक है, हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, हम उतना ही उस विषय को स्वस्थ बनाते हैं।
हेल्दी बनाते हैं। अब देखो, कहा जाता है कि लोकतंत्र में मतभेद होना चाहिए। मतभेद का मतलब क्या है? जब तक मान लो, अब आजकल का पॉलिटिक्स की मैं बात नहीं कर रहा, आज तो है कि मैं बोलते हैं ना कि क्या उसको बोलोगे, विरोध के लिए विरोध करना, तो वो वहाँ ये सवाल नहीं है, उससे मत जोड़ देना इसको, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी पॉलिटिक्स में किसी भी सब्जेक्ट को लेकर यदि तुम उसको जब तक क्रिटिकली एनालिसिस नहीं करोगे, इंक्वायरी नहीं करोगे ना, उसमें फिल्टर नहीं होगा, वो प्योर नहीं होगा। जितनी कमियां ढूंढा जाए, आज मान लो कोई इंसान तुम्हारे पास आता है, आजकल क्या होता है कि हम किसी का साथ किसी की कमियां बताते हैं तो हम उसके दुश्मन बन जाते हैं, ये रियलिटी है ना आपकी, क्योंकि हर इंसान को अपनी कमियां पता होती है, लेकिन वो कमियों को दूर करना नहीं चाहता। और यदि उस कमियों को किसी ने बता दिया, अब बताने का तरीका है, किसी ने अकेले में बताया, किसी ने 50 लोगों के बीच में बता दिया, तो बात तो पलट जाएगी। तो बात कहने का मतलब है कि आप में मान लो 50 कमियां हैं, आप यूपीएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, आपको पता है कि आपसे मैथ्स नहीं हो पा रहा है, तो चलो ठीक है, आपको पता है, लेकिन आप उसको दूर नहीं कर रहे हो। तो जब तक दूर नहीं करोगे तो अपने डेस्टिनेशन के नज़दीक कितना पहुंचोगे? एक रियली सोचो। वही सवाल यहाँ पे दर्शन में भी है कि हम जब तक किसी दर्शन के द्वारा किसी सब्जेक्ट का, किसी के विचार का जितना क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करेंगे, क्रिटिकली इंक्वायरी नहीं करेंगे, वह सब्जेक्ट उतना प्योर कैसे होगा? और जितना किया जाएगा उतना ही वो प्योर होगा। बात इतना तक तो समझ में आ गई होगी ना। अब देखो, फिलॉसफी इज़ अ डॉक्टर ऑफ सब्जेक्ट। अब मैं थोड़ा सा स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, आप ध्यान में रखिएगा। फिलॉसफी इज़ अ डॉक्टर ऑफ सब्जेक्ट। मान लो हम कहें कि फिलॉसफी इज़ अ डॉक्टर ऑफ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट का डॉक्टर है फिलॉसफी। मान लो मेडिकल साइंस में कोई डॉक्टर होता है, हम मान लो बीमार हो गए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या करेगा? 2-3 तरह का टेस्ट लेगा, टेस्ट रिपोर्ट यदि पॉजिटिव आती है तो फिर उसकी बीमारी की इलाज की जाती है, उसको दवा दी जाती है, यही की जाती है ना। निगेटिव आया तो बोला कि कुछ नहीं है। फिलॉसफी भी डॉक्टर है हर सब्जेक्ट का। उसका भी काम क्या है कि जो सब्जेक्ट है, उसके जो सब्जेक्ट उसको मिली है, उस सब्जेक्ट का वो क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा। उस सब्जेक्ट का वो इंक्वायरी करेगा और इंक्वायरी कर कर यह पता लगाएगा कि उस सब्जेक्ट में कहीं दो विरोधी विचारधारा का सम्मिश्रण तो नहीं है, और यदि है तो उसको रेक्टिफाई कर बताएगा आपको, फिर रेक्टिफाई होगी, वो प्योर होते चला जाएगा। वो सब्जेक्ट अपने नेचर में उतना ही शुद्ध होगा जिसकी क्रिटिकल एनालिसिस जितना ज़्यादा होगा। किसी इंसान का यदि कोई क्रिटिक्स करता है तो उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, लेकिन होता क्या है, हम निगेटिव वे में लेते हैं। लेकिन यदि हेल्दी क्रिटिक्स किया जा रहा है, किसी को डोमिनेट करने के लिए नहीं, किसी को बेइज्जती एम्बैरसमेंट करने के लिए नहीं, यदि किया जा रहा है उसकी आलोचना, तो इसका मतलब कि नहीं किया जा रहा है इस चीज़ को लिए, तो इसका मतलब है कि उसको वो पॉजिटिव वे में ले, उन चीज़ों को वो दूर करे। जितना वो दूर करेगा उतना ही वो स्ट्रांग होगा। तो वही सवाल यहाँ पे इंक्वायरी में होती है। अब देखो, जैसे आप देखते हो समाजशास्त्र, मैं समाजशास्त्र की बात करूँ, मैं बात करूँ राजनीति विज्ञान की, मैं बात करूँ धर्म की, समाजशास्त्र के लिए वो इंक्वायरी करता है तो समाज दर्शन, ठीक। यदि वो राजनीतिक विज्ञान का इंक्वायरी करता है तो उसको हम बोलते हैं राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन। और यदि वो धर्म की इंक्वायरी करता है, धर्म की जांच करता है, धर्म की इंक्वायरी करता है, तो क्या हो गया? वो हो गया हमारा धर्म दर्शन। आप समझ में? धर्म दर्शन क्या करेगा? धर्म का इंक्वायरी करेगा। और धर्म की इंक्वायरी कैसे भाई? जो धर्म में सिद्धांत दिए गए हैं वो चेक करेगा कि जो धर्म का सिद्धांत है वो सिद्धांत असंगत है या संगत है, इसकी बात करेगा, ठीक है। जब वो समाज दर्शन की बात करेगा, चलो यहाँ पे थोड़ा मैं कलर चेंज कर दूँ, मान लो वो समाज की बात करे, समाज दर्शन की यदि वो बात करे तो क्या देखेगा? हमारे सोसाइटी को देखेगा ना। सोसाइटी में कौन आएंगे? सोसाइटी में महिला भी आएगी और पुरुष भी आएंगे। अब सपोज करो, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल तुमको देते हैं। अभी हाल में आपने देखा होगा कि पैतृक संपत्ति में महिलाओं का भी अधिकार होना चाहिए ना? नहीं? क्या सोचते हो? कमेंट लाइन में बताना। अब देखो, सेना में आपने सुना होगा हाल में कि सेना ने भी कहा कि हम हायर ऑफिसर में महिलाओं की भर्ती करेंगे।
पहले क्या होती थी, नहीं होता था। फील्ड में, बैटल फील्ड में फ्रंट पे महिलाओं को नहीं रखा जाता, पीछे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि लोग मानते थे कि महिलाएं क्या होती है, काफ़ी भावुक होती हैं, ऐसा माना जाता है ना। आप भी मानते होंगे ना कि महिलाएं क्या होती है, ज़्यादा भावुक होती हैं। अब भाई जब तुमने कहा कि महिला को जब सेना में जाना है, सपोज करो महिला को सेना में जाना है, और महिला को तुम इसलिए कह रहे हो फ्रंट लाइन पे नहीं आने के लिए युद्ध में, कि महिलाएं भावुक होती हैं, यदि उनको पकड़ लिया जाएगा, उन पर टॉर्चर किया जाएगा, सेक्सुअल हरासमेंट किया जाएगा, इस तरह के सवाल आपके मन में आता है। और जब कहते हो कि महिलाएं काफ़ी भावुक होती हैं तो ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी, ऐसा मतलब मत होता है। मान लो सपोज करो किसी का, तब देखो फिलॉसफी का यहाँ एंट्री हो जाएगा। तुमने कहा कि महिलाएं क्या हैं, भावुक हैं, तो भाई फिलॉसफी कहेगा तो अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई जन्म से भावुक होता है? ध्यान रखिएगा मेरी बात को। अब यहाँ फिलॉसफी आपसे सवाल करेगी, दर्शन आपसे सवाल करेगा कि आपने समाज दर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, कि जब तुमने कहा कि महिलाएं सेना में नहीं जा सकती, तो तुम्हारे तर्क क्या दिया कि महिलाएं भावुक होती हैं, महिलाएं कमज़ोर होती हैं। तो दर्शन तुमसे पूछेगा कि एक बात बताओ कि क्या कोई जन्म से भावुक होता है या कोई जन्म से कमज़ोर होता है ना? ये सवाल उठ सकती है ना कि कोई भावुक क्या इमोशनल जन्म से है, या कोई बचपन से ही कमज़ोर है क्या? तो अब कहा जाता है कि क्या वो भावुकता या वो जो स्ट्रांगनेस है, मजबूती है, क्या वो एक्वायर की जा सकती है? ठीक है, जब एक्वायर की जा सकती है तो हम पुरुषों की तरह महिलाओं को भी रखें तो पुरुषों के जैसा ही होंगी, ताकतवर होंगी ना। तो ये सवाल यहीं पे सवाल होता है कि जब आप सोसाइटी की बात कर रहे हो, जब समाज दर्शन की बात कर रहे हो, किसी पॉइंट को लेकर के डिस्कस कर रहे हो, सोसाइटी में आपने बोला मेल और फीमेल का, संपत्ति की अधिकार की बात कर लो, किसी का कहना है कि नहीं महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए, अब कानून भी बन के नहीं, महिलाओं की पैतृक संपत्ति में अधिकार होना चाहिए। तो इस तरह से चीज़ें जब आती है तो दर्शन यहीं पे डाउट करेगा, और दर्शन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा और बोलेगा कि यदि वो भावुक हैं तो क्या बचपन से हैं, बाई बर्थ हैं, या एक्वायर किया जा सकता है या अनएक्वायर नहीं किया जा सकता। इन सवालों का जवाब यदि आप देते हो तो उसको हम बोलते हैं समाज दर्शन के अंतर्गत, इस को देखते हैं। अब एक बात मैं तुमसे पूछता हूँ, सिंपल सा जवाब देना, कमेंट सेक्शन में बताना, पहले विचार आता है या पहले सोसाइटी आती है? सोचो, मैंने सवाल क्या किया आपके साथ, हमने सवाल आपके साथ कहा कि ये सवाल है आपके साथ, ये टॉपिक से ही मैं बात कर रहा हूँ, टॉपिक से डाइवर्ट नहीं हूँ मैं। आप ये मत सोचिएगा कि पता नहीं कहाँ पे पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं, ये सारा टॉपिक है ये आपका, ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये मत सोचना कि मैं किसी और टॉपिक पे डाइवर्ट हो रहा हूँ, मैं आपका धम्म दर्शन पे ही बात कर रहा हूँ। अब मैं सवाल है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है कि विचार पहले आता है या समाज, सोसाइटी में वो विचार को सम्मिलित किया जाता है, या कोई राजनीति घटनाक्रम होती है? देखो हमेशा ध्यान रखना, विचार पहले आता है, कार्ल मार्क्स ने पहले दिया कंसेप्ट, ठीक है, कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट पहले आया, फिर उसके बाद उस चीज़ पे चली सोसाइटी की मूवमेंट। और यदि बात बताओ, यदि तुम्हारा विचार ही गलत है शुरू से, तो समाज की स्थिति क्या होगी? अब मैं एक छोटा सा देखिए एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल यह है कि आप में से हम लोगों में से हर किसी ने पढ़ा होगा, आपको पढ़ा होगा आपने, जो मैं डायग्राम यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ उस डायग्राम को देखो, ये डायग्राम है सती प्रथा की। अब बताओ मुझे, आज से 100 साल पहले सती प्रथा को कैसा, किस नज़रिए से लोग देखते थे? हाँ, मेरी बात समझिए, सती प्रथा का विचार बदला ना, क्योंकि पहले वो तो गलत था लेकिन समाज में व्याप्त था, लोगों की सोच थी कि वो सही था, सही मानते थे लोग, तो सती प्रथा जायज़ थी। लेकिन जैसे सती प्रथा के विरुद्ध कंपेनिंग चला, मूवमेंट चला, लोगों में विचार आए, धीरे धीरे, ऐसा नहीं था कि आज विचार आया और कल जा करके ड्रास्टिकली चेंज कर दिया गया, ऐसा नहीं हुआ। चेंज कब हुआ? 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद। तो कहने का मतलब हमारा यही है कि पहले क्या होता है, पहले हमारा विचार आता है, फिर समय लगता है और सोसाइटी उसमें चेंज होती है। और जब विचार ही आपका गलत है तो ऑब्वियस सी बात है सोसाइटी भी आपका
गलत सिद्धांतों पे जारी रहेगी, गलत सिद्धांतों पे टिकी रहेगी। और यही दर्शन का काम है, जो सोसाइटी में जो विचार हैं, जो विचारों में ससंगतता है, जो दो विरोधी विचारों को जो सम्मिश्रण हो गई है, उसको रेक्टिफाई करना, उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसको प्योर सब्जेक्ट के तहत चेंज करना, ये काम है दर्शन का, जो हमने अभी आपके साथ बात किया कि दर्शन क्या है और क्या करती है। ठीक है। अब सवाल एक चीज़ और उठ सकता है आपके मन में कि मान लो हम किसी सब्जेक्ट का जांच पड़ताल ही ना करें, तो सवाल वही है, आज कोरोना फैली हुई है ना, अब लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग डर के मारे चेक ही ना करा रहे हैं। अब तुम चेक ही ना कराओगे डर के मारे तो क्या करोगे, अपने तो जाओगे ही जाओगे, आस पड़ोस वालों को भी लेके जाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कहने का मतलब है कि यदि इंक्वायरी नहीं करोगे किसी सब्जेक्ट का, तो जब किसी सब्जेक्ट का तुम इंक्वायरी नहीं करोगे तो सब्जेक्ट ना तटस्थ हो जाएगा ना, न्यूट्रल हो जाएगा। कल के डेट में वो एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा, एक्सट्रीम बोलते ना कि कट्टरवादिता की तरफ बढ़ जाएगा। आप उसमें कुछ चेंजिंग करने के लिए तैयार ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि उसमें क्या गलतियाँ हैं। हमने धीरे धीरे जैसे जैसे मान लो हमारी जैसे जैसे ज्ञान बढ़ी, हमारे जैसे जैसे तर्क शक्ति बढ़ी, तो हमारे रहने का ढंग बदला, सोच बदला, विचार बदला किसी चीज़ के प्रति। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी सब्जेक्ट का दर्शन में इंक्वायरी करना क्यों आवश्यक है, ये बात आपको यहाँ पे पता चलती है। क्योंकि जिस सब्जेक्ट का, जिस टॉपिक का, जिस थ्योरी का तुम जितना ज़्यादा इंक्वायरी करोगे वो उतना ही प्योर होगा, वो उतना ही हेल्दी होगा, वो समाज के लिए उतना ही उपयोगी होगा। क्योंकि जब तक आप तार्किक रूप से नहीं सोचोगे, गलतियों को नहीं फाइंड आउट करोगे, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अब देखो आगे का पॉइंट। अब मैं कुछ चीज़ें को और बात करूं इसी टॉपिक से रिलेटेड। जब हम बात करते हैं, जैसे आप देखते हो कि यदि आपने समाज को, हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, जिसके अंदर, जिसके भीतर हम रहते हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, आप अपने दोस्तों के बीच में रहते हैं, कहने का मतलब यह है कि यदि आपने समाज को आप बेहतर बनाना चाहते हो, ठीक है, समाज में जो रूढ़ियाँ हैं, समाज में जो रूढ़ियाँ हैं, ठीक है, उससे उस समाज को निजात दिलाना चाहते हो, ठीक है, निजात दिलाना चाहते हो, तो उसी तरह से जो धर्म में, जो धर्म है हमारा, उस धर्म में जो रूढ़ियाँ हैं, ठीक है, जो रूढ़ियाँ हैं उससे मुक्त करना चाहते हो, ठीक है, धर्म को क्या करना चाहते हो, रूढ़ियों से मुक्त करना चाहते हो। ऐसा धर्म चाहोगे ना आप कैसा धर्म चाहोगे? आप ऐसा धर्म चाहोगे जो क्या करेगी, वो ज़्यादा संगत हो। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे कि 100% संगत हो। अब सवाल उठता है, अब मैं इसका भी जवाब भी आपको दूंगा कि जब मैंने कहा कि 100% संगत क्यों नहीं, क्योंकि आपका तार्किक डेवलपमेंट उतना अभी हुआ ही नहीं। हो सकता है जिस चीज़ को आज आप सही मान रहे हो, 100 साल बाद उसे गलत मानो। कहने का मतलब आप नहीं होंगे 100 साल बाद, लेकिन और भी तो नई जनरेशन तो होगी, वो हो सकता है उस चीज़ को गलत माने। हो सकता है आज जो वन व्यवस्था जो पहले थी, आज से 100 साल पहले जो वन व्यवस्था थी, आज वो वन व्यवस्था नहीं है। हर लोग बोलते हैं कि कास्टिज्म को हटाओ, करते हैं ना, आप बोलते हो ना कि जैसे एक ही कम्युनिटी में शादियां लोग करते हैं, बोलते हैं कि जो वन व्यवस्था के बीच में जो अपर कास्ट से लोअर कास्ट से, जो जिसके जाति का, जो जिसके धर्म का, जो जिसके गोत्र का शादियों का जो चलन है, हो सके कि 100 साल के बाद ऐसी कोई चलन ही ना हो, सब इंडिपेंडेंट, सबका माइंड और ओपन हो, फिर वहाँ पता ही नहीं चले कि कौन पंडित है, कौन राजपूत है, कौन कौन से कास्ट हैं, पता ही नहीं चले। समझें बात को? तो ये चीज़ें आज संगत नहीं हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है आज से 100 साल बाद वो ज़्यादा संगत हो। तो मैंने इसीलिए बोला कि धर्म में जो रूढ़ियाँ हैं, धर्म में जो कमियाँ हैं, आप बात करेंगे यहाँ पे। और मैं अच्छा एक चीज़ और मैं भूल गया, मैं पहले ही बोलना, मैं यहाँ एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ भाई, मैं जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, जो काफ़ी ईश्वर के भक्त हैं वो भक्त बने रहें, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जो किसी धर्म से जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहें, धर्म चेंज ना करें। कहने का मतलब ये है मेरा कि मतलब ये नहीं कि आपको लगे कि मेरे धर्म पे इन्होंने कटाक्ष किया है। कभी हिंदू धर्म पे मैं कटाक्ष शब्द लगेगा आपको कोई स्टेटमेंट कि ये हिंदू धर्म पे कटाक्ष है, कोई कहेगा कि हो सकता है इस्लाम धर्म पे है, कोई कहेगा कि हो सकता है ईसाइयत पे है, लेकिन ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है। यहाँ पे मैं कोई यहाँ पे किसी धर्म को प्रमोट नहीं करूँगा और ना ही मैं किसी को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। हमें यूपीएससी का जो सिलेबस दिया गया है
उस सिलेबस को हम आपको पढ़ा रहे हैं और हम इसमें बताएंगे आगे। आप देखोगे इसमें कि ईश्वर, कोई कहेगा कि ईश्वर नहीं है, तो कोई कहेगा ईश्वर है, तो बोलेगा फिर प्रूफ करो। ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे, बहुत सारे आपको लगेगा कि ये चीज़ें पता नहीं इस टाइप से कैसे। जिन्होंने पढ़ा होगा वो मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जो नए बच्चे मैं उनके लिए बता दूँ कि आप ये मत समझना कि मैं किसी एक पार्टिकुलर धर्म को लेकर के वो स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक का पार्ट है। और यही जब होता है ना, जब तुम किसी का एनालिसिस करो तो क्रिटिकल एनालिसिस करते हो ना, तो चोट तो होती है, लेकिन हमें यहाँ पे उस चोट को नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि वो सही है या नहीं है, वो संगत है या नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि जब किसी धर्म में जो रूढ़ियाँ हैं, आप ट्रिपल तलाक को ले लो, ठीक है, आप धर्म के आड़ में आप ट्रिपल तलाक तो नहीं दे सकते ना। उसकी जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है मामला तो क्या कहता है, वो कहता है ना कि आपके धर्म का मूल भाव है या नहीं, मूल धारणा में ये चीज़ है या नहीं है। उसी तरह से हिंदुज़म में भी देख लो, ईसाइयत में भी देख लो। तो जब कोई कंडीशन आती है गवर्नमेंट के पास, मैं आगे बात करूंगा कैसे धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष की क्या कोलैबोरेशन है, किस तरह से दोनों डिफरेंस कीवर्ड हो जाते हैं। हमारे लिए धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या धर्मनिरपेक्षता का मतलब है, जो इंडिया है उसमें धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब, ये सब चीज़ें ब्रॉड होंगी और ओपन माइंडेड होंगी, ओपन डिस्कशन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, और आपका यूपीएससी का सिलेबस है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो मैं वही कह रहा था कि मान लो तुम कैसा ऐसा धर्म चाहोगे, चाहे वो हिंदुज़म हो, चाहे वो, मैं बात करूं, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल ले लूं, मैं बात करूं यदि मैं बात करूं बुद्धिज़्म की ही बात कर लो या तुम हिंदुज़म की ही बात कर लो, क्या बात करोगे। जैसे कि जो भी धर्म है हमारे पास, जिस भी धर्म को हम मानते हैं, ठीक है, जिस भी धर्म को हम मान ले, अल्लाह को माने, ईश्वर को माने, बाइबल को माने, कुरान को माने, गीता को माने, हम किसी की भी माने, तो हम यही चाहेंगे ना कि जिस धर्म में जितनी ज़्यादा संगतता होगी वो धर्म मेरे लिए उतना ही बेस्ट होगा। हम यही चाहेंगे कि हमारे समाज में भी हमारा धर्म कैसा हो, जिसमें सबसे कम कमियां हो, ये हम चाहेंगे, हम यही चाहेंगे, ठीक है। तो सवाल यही होता है यहाँ पे कि किस तरह से आप इन सब चीज़ों को देखोगे और अपने जो धर्म है, जिस धर्म को आपके सामने लाई जाती है, खास करके आपके सामने नहीं, दर्शन के सामने, ये सवाल का याद रखना, दर्शन के, जब भी मैं आपकी बात कर रहा हूँ तो आप अपने आप को मत समझना, मैं आपकी बात कर रहा हूँ मतलब दर्शन की बात कर रहा हूँ। तो दर्शन क्या करेगा, उन धर्म से, उन रूढ़ियों को मुक्त करने की कोशिश करेगा, और यही काम होगा पूरे के पूरे धर्म दर्शन में, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब सवाल ये उठता है कि धर्म दर्शन का तुम थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देखो, कंट्रीब्यूशन, योगदान, जिसको हम बोलते हैं योगदान, ठीक है। अब मैं बात करूं योगदान की, हर जो भी विषय है उसमें जो सवाल उठते हैं, ठीक है, उसमें उसके विचारों को देखोगे क्या कर देता है, धर्म दर्शन संगत बना देता है। और आप देखेंगे कि इन्हीं विचारों पर हमारा क्या है, हमारा धर्म टिका है, हमारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, हमारा समाज भी इसी विचारों पे टिकी हुई है, हमारा जीवन भी संचालित होता है इन्हीं विचारों से। अब आपका विचार ही गलत है, आपने किसी के प्रति विचार ही गलत बना रखा है, तो सोचो कि कैसे वो पॉसिबल है। हम कहते हैं ना कि तुम्हारी थिंकिंग गलत है। किसी को आप जब बोलते हो, जब वो कोई आदमी कोई रूढ़िवादी होकर के बात करता है या ज़्यादा ही ब्रॉड माइंडेड हो के बात करता है, तो हम क्या बोलते हैं, यदि हमें लगता है तो हम यही बोलते हैं ना कि तुम्हारी सोच ना बहुत अलग है। हाँ, सोच का मतलब क्या है, आप विचार की बात करो, और जब आपका विचार ही गलत है, मतलब कि कोई पौधा लगा रहे हो और जो बीज डाल रहे हो मिट्टी में, वो बीज ही खराब है, तो पौधा कैसा होगा, समझ रहे बात को। दूसरी, आप कहते हैं ना कि पेड़ लगाओगे बबूल का तो फल कहाँ से आएगा, है ना। तो ये क्या है, विचार ही तो है कि आपके विचार ही आपका किसी जाति के प्रति, किसी धर्म के प्रति, किसी इंसान के प्रति, किसी क्षेत्र के प्रति आपके दिमाग में विचार ही गलत है, तो ऑब्वियस सी बात है आप किस तरह का बिहेव करेंगे समाज में। तो हमारा जो विचार है, वो हमारी जो विचारों की जो संगतता है, वो हमारे, उससे हमारा समाज बनता है, हमारी अर्थव्यवस्था बनती है, ठीक है, हमारा जीवन भी संचालित होता है। इसलिए हमारे विचार बदलेंगे, यदि हमारा विचार बदलेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा समाज भी बदलेगा। हमारे विचार बदलेंगे, हमारा समाज बदलेगा, हमारा सबसे बड़ी तो बात, हमारा जीवन भी बदलेगा, ठीक है। तो एक कंट्रीब्यूशन है ना धर्म दर्शन का।
क्योंकि आपका विचार है, और विचार बनता किससे है? धर्म। हो सकता है आप जिस धर्म को फॉलो करते हो उसी के विचार आपके मन में आएंगे ना। देख बात समझिए कहाँ से कितनी बड़ी बात है यहाँ पे, कि जब कोई धर्म को आप फॉलो करते हो तो आपके विचार भी उसी धर्म के अनुसार बनते हैं, और उसी धर्म में यदि असंगतता है तो आपके विचार में भी असंगतता होगी या नहीं होगी। और जब आपके विचार में भी असंगतता होगी तो आपका समाज भी वैसा होगा, आपकी अर्थव्यवस्था भी वैसी होगी, और आपकी सोसाइटी भी वैसी होगी, और आपका जीवन भी वैसा होगा। और यदि हमने उस धर्म में उस असंगतता को ढूंढ लिया, उसको रेक्टिफाई कर लिया, तो हमारे विचार भी बदल जाएंगे, रूढ़िवादियों से हम मुक्त हो जाएंगे। और जब हम रूढ़िवादियों से मुक्त हो जाएंगे तो हमारा समाज भी अच्छा बनेगा, हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी, हमारा जीवन भी बदलेगा। तो देखिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, योगदान है कि नहीं है धर्म दर्शन का। और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, यहाँ पे तुम्हें वो चीज़ नहीं पढ़ना है कि कुछ भी ले लिए, करंट में आज क्या हुआ उसको भी ऐड कर लो। फिलॉसफी बहुत स्टैटिक्स पेपर है, खास करके 2-3 पार्ट में। एक पार्ट जो तुम्हें दिखेगा सोशो पॉलिटी वाला रीज़न जो है, सामाजिक राजनीतिक विज्ञान वाला जो पार्ट है, उसमें थोड़ा सा बात होगी, थोड़ा सा करंट से हम वहाँ पे जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे करंट वरेंट का चक्कर नहीं है, यहाँ पे सिंपल है कि कंसेप्ट आपके दिमाग में बस क्लियर होनी चाहिए। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब लोग बोलते हैं कि फ़िलॉसफी, वाई शुड ऑप्ट फिलॉसफी, तो उसका कारण है कि ये सब विचार आपको इससे में मदद करेगा। आपका सोच बदल रहा है। आप इससे क्या है, इससे जो एक लाइन का इससे लिख दिया जाता है, 2 लाइन में इससे का टॉपिक आपको दे दिया जाता है, और उस पर आप 1200-1400 लाइनें लिखते हैं। कैसे लिखोगे? उसको सोचोगे ना, डायमेंशन उसको ओपन करोगे। और जब फिलॉसफी आपका ऑप्शनल है और आपने इस तरह से यदि किसी चीज़ को एनालिसिस करके पढ़ा है, क्योंकि फिलॉसफी का काम क्या है, जांच करना। और जो टॉपिक तुम्हें दी जाएगी उस टॉपिक को तुम क्या करोगे, जांच करोगे ना। जब तुम उस टॉपिक को जांच करोगे तो बहुत सारे डायमेंशन तुम्हें ओपन होंगे, और फिर वो उस पर तुम आसानी से किसी बात को लिख लोगे। जब हमें पता है आउटलाइन क्या है तो फिर लिखना तो आसान हो जाता है। अब हमें पता ही नहीं कि आउटलाइन क्या, तो हम लिखेंगे क्या? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखिए, अब जब हमने बोला कि हमारे विचार बदलेंगे तो हमारा जीवन भी बदलेगा, तो बताओ, एक तरह से आप कह सकते हो कि दर्शन क्या है, एक दृष्टिकोण है। आप कह सकते हो, सोचो, एक तरह से कह सकते हो ना कि दृष्टिकोण क्या है, दर्शन ही तो है। दर्शन ही क्या है, दृष्टिकोण है, क्योंकि जैसा दर्शन वैसा दृष्टिकोण। इसलिए हम कह सकते हैं कि फिलॉसफी जो दर्शन शास्त्र है उसका काम दृष्टिकोण बदलने का भी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा, नहीं होता है वीडियोस को थोड़ा सा पॉज करना, फिर जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको थिंक करो, फिर वीडियो कंटिन्यू करके चला लो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समय लगे, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि एक बार पढ़ लोगे ना, दोबारा पढ़ने की नौबत नहीं आएगी। और जब मैं वीडियो एनालिसिस कर लूँ, वीडियो का सेशन जब मैं आपके साथ डिलीवर कर दूँ, उसके बाद जो मन करे, जो बुक तुम्हारे पास हो, जिस कोचिंग का नोट्स हो, उठाओ और उसको देखो। यदि समझ में ना आए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, और नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल्स पे भी बता सकते हो। यदि वो चाहते हो कि नहीं वहाँ नहीं पूछ पाए हैं तो तुम पर्सनली मुझे मेल कर सकते हो, तुम मुझे मेल करो। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू एवरीवन। मेरा उद्देश्य भी यही है कि मैं हिंदी माध्यम में कुछ अच्छा बच्चों को करूं, अच्छा चीज़ें दूं। क्योंकि आप इसको सर्च करना, गूगल करके देखना, यूट्यूब पे सर्च करके देखना, इस टाइप की वीडियोस नहीं मिलेंगी। अभी तक तो नहीं है, आगे का तो मैं नहीं जानता, लेकिन अभी तक तो इस टाइप के वीडियोज़ और इस तरह का क्लासेस नहीं देते। जो क्लासेस हम ऑफलाइन में प्रोवाइड करते हैं उस क्लासेस को हम ऑनलाइन में आपको एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा आप उठाइए, ठीक है? अब मैंने क्या कहा था, मैंने यही कहा ना आपको कि फिलॉसफी का काम आप कह सकते हो ना कि दृष्टिकोण बदलना भी है। और जब हम बात करते हैं दृष्टिकोण तो क्या होगा, वही बात, ज़्यादा तर्कसंगत नज़रिया देता है फिलॉसफी। फिलॉसफी का काम क्या है, ज़्यादा संगत नज़रियों को ढूंढना ना, जितना ज़्यादा संगत नज़रिया हो। संगत नज़रिया का मतलब जो रियलिटी में हो, जिसमें कमियां ना हो, इस चीज़ की मैं बात करूँ। संगत और संगत की बात, वही जो मैंने शुरू में बोला ना कि जो रेक्टेंगल है वो सर्किल नहीं हो सकता, और जो सर्किल है वो रेक्टेंगल नहीं हो सकता। दोनों दो अलग चीज़ें हैं। तो फिलॉसफी का तो काम यही होता है कि जो चीज़ें, जो विचारधारा है उसमें कोई ऐसी तो नहीं ना, दो डिफरेंट विचारधारा, जो डिफरेंट पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव और बोलते हैं ना उत्तरी ध्रुव जो है और दक्षिणी ध्रुव, दोनों को एक जगह तो सम्मिलित नहीं कर दिए हो। कहने का मतलब प्रैक्टिकली, मतलब एज ए लेमैन ये कंसेप्ट है कि दो अलग अलग विचारधारा को, अब नमक को दूध के साथ तो ऐड नहीं कर दिए ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह का कहता है कि दो अलग अलग विचारधारा है और उसको एक जगह रखोगे तो विरोधी विचारधारा हो जाएगी। तो उसी को, इसको ढूंढने का काम
दर्शन करता है। एक चीज़ और देखो, यह ढूंढना चाहता है आदर्श समाज की संरचना कैसी होनी चाहिए। दर्शन आदर्श समाज की संरचना को भी ढूंढना चाहता है कि आदर्श समाज की संरचना कैसी होनी चाहिए। रिपीटिंग माय पॉइंट। तो आदर्श समाज की संरचना की जब बात करोगे, आप क्या ऐसा देखते हो, आप एक सोसाइटी के एजम्पशन करते हो ना। मान लो आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हो, आपके मन में भी एक ड्रीम होगा, हम ऐसे जगह पे रहें, ऐसे घर में रहें, ऐसा घर बनाएं, इस तरह के लोगों के बीच में रहें। तो आप क्या करते हो, एक एजम्पशंस करते हो ना, एक आदर्श समाज की संरचना करते हो ना। आदर्श समाज के करोगे, आदर्श धर्म कैसा होना चाहिए, आदर्श राजनीति कैसी होनी चाहिए, क्या आज जैसी राजनीति चलती है वैसी राजनीति होनी चाहिए, यही सब ढूंढने की कोशिश करते हैं हम। मतलब चाहिए आदर्श, आइडियल, एक अच्छा। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। हर किसी की तमन्ना होती है कि आदर्श पत्नी चाहिए, तो भाई आप आदर्श पति भी तो बनोगे, तो जो महिलाएं होंगी उनको भी तो आदर्श पति चाहिए ना। आदर्श पति की डिफिनीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग देखो। अब ये कह सकते हो कि आदर्श पत्नी का तो हर कोई का नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसमें कॉमन होगा। आदर्श पत्नी का आपका विचार क्या है। अब आप रूढ़िवादी हो यदि आप ऑर्थोडॉक्स टाइप का इंसान हो, आप सोच रखे हो पहली वाली 100 साल पहले वाले, तो आप महिलाओं में भी वही देखोगे कि वैसी आदर्श पत्नी होती हैं। और आजकल के सोचोगे तो फिर उनका थिंकिंग अलग बनेगा। तो यहाँ पे इस चीज़ों को समझेगा। लेकिन आदर्श का यहाँ मतलब पॉजिटिव वे में लेना है। और अच्छा आदर्श कब बनेगा, जब आपके विचार अच्छे होंगे। आपके विचार में असंगतियाँ नहीं हैं, आपके विचार संगत, ज़्यादा संगत है, तो आपके आदर्श भी तो संगत ही होंगे ना। तो ये कहने का मतलब है कि वो ढूंढना चाहता है, फिलॉसफी ढूंढना चाहता है कि आदर्श समाज की संरचना कैसी होनी चाहिए, आदर्श धर्म कैसा होना चाहिए, आदर्श राजनीति कैसी होनी चाहिए। ठीक है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि दर्शन का कार्य क्या है, लगातार विषयों को जांच करके, जो विषय हैं उस विषयों को लगातार क्या करेगा, वो जांच करेगा। और जांच करके ऐसे सिद्धांतों का विकास करना जिससे हम आदर्श तक पहुँच सके। तो एक लाइन और ऐड कर लो कि जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, इसका काम है कि जो सब्जेक्ट है उसके सामने लाए गए हैं, जो विषय उसके सामने लाए हैं, उसका लगातार जांच करेगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब फिलॉसफी आप पढ़ते हो तो किसी थिंकर्स का कोई स्टेटमेंट आता है, तो थिंकर्स का स्टेटमेंट कोई आता है, दूसरा थिंकर वो कहता है कि नहीं आपने ये गलत कहा है, उसके लिए वो दूसरा इन्फॉर्मेशन ला के दे देता है। फिर उसके बाद देखोगे तीसरा आएगा, वो कहेगा इसने भी गलत दिया है, और उसके ऊपर अपना जो थिंकिंग है, अपना जो थॉट्स है, अपना जो थ्योरी है वो देता है। तो एक तरह से लगातार क्या होता है, इम्प्रूवमेंट ही होती है। और लास्ट में आकर के वो दर्शन क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है ना। अब देखिए, एक बात बताओ कि आज का मानव, यदि मैं आज का मानव की बात करूं, चलो इसका भी एक छोटा सा फिक्स ले लेते हैं ताकि और समझाने में भी मुझे आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। जैसे देखो, अब इस तस्वीर को देखो, इस फिगर को देख रहे हो। अब बताओ मुझे कि आज का मानव और जो 5000 वर्ष पहले का जो मानव था उसमें क्या अंतर थे। ये मानव दिख रहा है आपको, मैं नंबर दे रहा हूँ, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया, नंबर 4 हो गया और नंबर 5 हो गया। ठीक। और ये नंबर 5वां आज का मानव जो हम और आप हैं, और ये पहला मानव। अब मुझे बताओ इन दोनों में क्या अंतर है, बता सकते हो? कमेंट सेक्शन में बताना। चलो अभी तो मैं बता ही रहा हूँ। देखो, आज के मानव और 5000 जो वर्ष पहले के मानव में देखोगे क्या अंतर है। शरीर में बदलाव कह सकते हो, पहले थोड़ा झुक के चलता था, सीधा चलता था, लेकिन पहले भी उसके 2 पैर 2 हाथ 2 कान यहाँ भी थे, आज भी 2 पैर हैं 2 हाथ हैं। समझ में आएगा। ध्यान रखना, जो मोटी तुम देखोगे तो तुम कह सकते हो, देख फोटो देख करके भाई तो इसमें तो यही हुआ कि शरीर का अंतर है। नहीं, ध्यान रखना, शरीर में बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि हमारे विचारों में बदलाव हुआ है, हमारे थॉट्स में बदलाव हुआ है। इस टाइम का जो मानव का जो विचार होगा, जो सोच होगी, और आज के मानव का जो विचार होगा, आज का मानव का जो सोच होगा, वो दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। ठीक है। इसका मतलब तुम क्या समझते हो कि हमारा विचार बदला तो हमारी दुनिया भी बदली, है ना। अच्छा, एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं।
पशु पक्षी है, मान लो वर्ड है, पशु पक्षी है, पशु पक्षी नहीं बदले ना, जो आज थे 5,000 साल पहले भी थे ना पक्षी। आज तोता मैना तो कैसा थोड़े ना कि पहले तोता मैना नहीं होगा, कबूतर आज है तो पहले कबूतर नहीं होगा। और मनुष्य, दोनों में देखो मानव का विचार बदले ना, क्यों? तो कबूतर है, पक्षी है, चिड़िया है, उसके विचार तो नहीं बदले, क्यों? क्योंकि मानव ने क्रिटिकल थिंकिंग की। मानव क्रिटिकली सोच सकता है, थिंक कर सकता है। इसीलिए आप देखोगे कि आज का जो मानव है पहले की मानव की अपेक्षा सोच में ज़्यादा विकसित है ना। आज के मानव में और पहले के मानव में क्या होगा, सोच में बहुत सारा डिफरेंस आपको दिखेगा। इस तरह से फिर मैं इसको बता रहा हूँ, फिर यहाँ पे एक लाइन ध्यान रखना। इस तरह से आप क्या कह सकते हो कि फिलॉसफी एक विषय है। ये भी कह सकते हो कि फिलॉसफी, अच्छा एक चीज़ और, मैं बीच में इंग्लिश लिख दे रहा हूँ तो ध्यान मत, तुम लोग हिंदी में लिखना, ठीक है। एक्चुअली ये टाइपिंग में ना, राइटिंग करने में थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिलॉसफी का कह सकते हो कि एक क्या है, विषय है जिसका काम क्या है, जांच करना, या कह सकते हो मूल्यांकन करना। ठीक, अब बताओ मुझे, जब हम बोले तुम्हें किस तरह से तुम कह सकते हो कि फिलॉसफी जांच करता है किसी विषय का, किसी विषय का मूल्यांकन करता है, तो जो दर्शन है, ठीक है, इसकी बात करूं यदि मैं ऑब्जेक्टिविटी की, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिलॉसफी की जब मैं बात करूं तो ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, सत्य, आदर्श की खोज, सत्य आदर्श की खोज। ठीक, तो दर्शन का लक्ष्य क्या है, हाँ? दर्शन का प्रोसेस क्या हो गया, जब आप ऑब्जेक्टिव आपका सत्य का खोज, सत्य लाना, तो दर्शन का लक्ष्य यही ना, आदर्श कैसा चाहिए आपको, यही इसी की बात हो रही थी ना। आदर्श सिचुएशन चाहिए, आदर्श पॉलिटिक्स चाहिए, आदर्श समाज चाहिए आपको, आदर्श अर्थव्यवस्था चाहिए। और आदर्श अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, सोचो क्या कहेंगे आप आदर्श व्यवस्था को। चलिए इसको कमेंट सेक्शन में बताना कि आदर्श अर्थव्यवस्था आपके अकॉर्डिंग क्या है। ठीक, अब सवाल होती है कि जब प्रोसेस की हम बात करेंगे तो प्रोसेस कैसे करोगे किसी चीज़ को। मान लो तुम्हारे घर में वेजिटेबल है, सब्जियां बहुत सारे घर में रखी हुई हैं, तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आ जाता है तो उस मेहमान को तुम खाना बना के खिलाओगे, सब्जी बनाओगे, तो कच्ची सब्जियां तो सब है ना, तो उसको तो बनाओगे तभी तो सब्जी बनेगी। भाजी कब बनेगी, जब उसको बनाओगे तो कच्चा है अभी आपके पास। तो दर्शन से लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी, उसके लिए कोई ना कोई प्रोसेस होगा। अब प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग, प्रोसेस है हमारा लॉजिकल इंक्वायरी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिद्धांतों का तार्किक परीक्षण। अब ये सारा प्रोसेस है जो हमारा ऑब्जेक्टिव है फिलॉसफी की, आदर्श की जो खोज है, सत्य आदर्श की जो खोज है, उसका वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए हमें ये प्रोसेस करनी होगी, हमें क्रिटिकल थिंकिंग करना होगा, हमें लॉजिकल इंक्वायरी करनी होगी, हमें सिद्धांतों का तार्किक परीक्षण करना होगा। तो इस तरह से आप देखोगे। चलो एक चीज़ और बताता हूँ, आप क्या देखते हो, दिन पर दिन, आए दिन, डे बाय डे मानव का जो विचार है, जो मानव का जो मूल्य है ना, वो बदलता है। ध्यान देना इस पॉइंट को। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप देखते हो कि डे बाय डे, ठीक है, मानव का जो मूल्य है ना वो बदलता है। ठीक, मानव का मूल्य क्या है, बदलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हवाबाजी वाली बात नहीं, ध्यान रखिएगा। जैसे दास प्रथा को तुम ले लो, किसको ले लो, बॉन्डेज लेबर,
दास प्रथा की बात करो, स्लेवरी की बात कर रहा हूँ मैं, दास प्रथा को ले लो, वर्ण व्यवस्था को ले लो, ठीक है, या आप कह सकते हो राजतंत्र को ले लो, मोनार्की की बात कर लो। हम इसमें विश्वास करते थे या नहीं करते थे? करते थे ना। राजा महाराजाओं की राजतंत्र होती थी और हम मानते थे, और हमें लगता था ईश्वर को मानते थे। क्यों? क्योंकि ये कहा गया कि ईश्वर का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो राजा है, किंग है। राजा अपने आप को क्या ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। तो उस टाइम तो हमें ये अच्छा लगता, हमारे मूल्य नहीं बदल रहे थे। उस समय तो हमने नहीं बोला था कि महाराज गद्दी खाली करो कि जनता आती है। हम उस समय तो ये स्टेटमेंट नहीं दिए। दास प्रथा भी चला, गुलामों का खरीद बिक्री हुई, जो जिसके पास जितना गुलाम ज़्यादा वो उसकी हैसियत समाज में उतना ही ज़्यादा देखी जाती थी। तो दास प्रथा उस समय चलाना, गुलामों का रखना अपने आप में एक स्टेटस था, एक सिंबल के रूप में देखते थे। वर्ण व्यवस्था, बात समझ में आ रही है? लेकिन आज क्या है? आज हम दास प्रथा को भी काट चुके हैं। आज हम दास प्रथा को भी काट चुके हैं, हम वर्ण व्यवस्था को भी ख़त्म करने के कगार पे हैं, और राजतंत्र तो हमने ख़त्म कर ही दिया है। जिसका मतलब यही हुआ ना कि आप क्या देखते हो कि दिन पे दिन आपका वैल्यू क्या है, मानव का मूल्य बदलता है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से देखते हो आप कि कैसे हमारा विचार। अब एक चीज़ मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। जो लड़के या जो बच्चे या जो बच्चियाँ मान लो यूपीएससी की तैयारी नहीं करते हैं, उनके लिए कोई न्यूज़ रहता है, कोई न्यूज़ सिर्फ न्यूज़ होता है, उन्होंने सिर्फ न्यूज़ देखा और क्या होता है। लेकिन सोचो कि जो यूपीएससी का तैयारी करता है, जो स्टेट पीसीएस की तैयारी करता है, उसके लिए वो न्यूज़ सिर्फ न्यूज़ नहीं रहता है। यदि कहीं पे, अब मान लो अभी हाल में चक्रवात आया, अम्फान, जो नॉर्मल बच्चे उनके लिए अम्फान चक्रवात है क्या भाई, इतने लोग मर गए, ये हो गया वो हो गया, यही उनके लिए। लेकिन हमारे लिए, तुम्हारे लिए क्या है, जो यूपीएससी के एस्पिरेंट, उनके लिए क्या है? चक्रवात की घटना क्यों हुई, उसके रीजंस क्या हैं, ठीक है, यही सोचते हो ना। तो वही चीज़ है कि जब हमारे दिन पे दिन हमारे मूल्यों में भी परिवर्तन होता है। जिस तरह से आप कोई एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो आपके लिए वो न्यूज़ सिर्फ न्यूज़ नहीं होता है, वो आपके लिए एक कंटेंट का काम करता है। अब सवाल होता है, थोड़ा सा मैं एक चीज़ और आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अब देखो, जब हम बात करते हैं धर्म की, ठीक, तो जो धर्म के जो सत्य हैं, या कह सकते हो धर्म में जो आदर्श की हम खोज करते हैं, हम यही करेंगे ना, ठीक। और कैसे खोजोगे? जो धार्मिक जो प्रणालियां हैं, जो धार्मिक सिद्धांत हैं, उसकी हम क्या करेंगे? हम उसकी तार्किक परीक्षण करेंगे। अब एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आपको पता होगा, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा, चलो नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। आप देखोगे यूरोप में पुनर्जागरण होता है। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? क्या सब लोग सोए हुए थे और जाग गए? क्या ये है? नहीं। पुनर्जागरण का मतलब ये होगा कि लोगों ने ना सोचना ही बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न में देखोगे कि बाइबल, उन्होंने मांगा, चर्च का जो वर्चस्व था इतना ज़्यादा था, इसने कहा कि इसमें जो लिखा है वो सत्य लिखा है, और इसके बाहर सोचना नहीं है। जो सोचते थे उसका हाल कोपरनिकस का हो जाता था, लोग मार दिए जाते थे। ईश्वर की अवहेलना क्यों? ईश्वर के पे डाउट्स क्यों? जब लोगों ने तर्क का प्रयोग करना शुरू किया, मानव ने, देखोगे वहाँ पे पुनर्जागरण वहाँ शुरू होती है। लोगों ने फिर सोचना शुरू किया। धर्म दर्शन मूल रूप से, अब मैं जो पॉइंट कह रहा हूँ उसको ध्यान रखना। हो सकता है तुमसे कोई पूछ दे ये सवाल कि धर्म दर्शन जो है, धर्म दर्शन, इसका मूल रूप से आप देखोगे ना, फंडामेंटल रूप से देखोगे, मूल रूप से देखोगे, पाश्चात्य दर्शन का भारत के संदर्भ में नहीं है। ये भारत के दर्शन का एनालिसिस नहीं करता है धर्म दर्शन। ध्यान रखना है इस बात को, मैं फिर से कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ।
धर्म दर्शन का मूल रूप देखोगे, जो पाश्चात्य दर्शन है उसका एनालिसिस करना है, ईसाई धर्म का एनालिसिस करना है, थोड़ा इस्लाम को भी लेके चलेगा और थोड़ा बहुत हिंदुज़म में आएगा तो बौद्ध को जैनिज़्म को लेके चलेगा, थोड़ा बहुत हिंदुज़म का होगा। लेकिन मेन रूप से आप देखोगे कि धर्म दर्शन में हम जो हम पढ़ेंगे भी, आप सिलेबस भी देखना, हम उसमें देखेंगे, हम ईसाई धर्म की बात करेंगे, हम इस्लाम धर्म की चीज़ों को लेकर के चलेंगे। क्योंकि जब यूरोप में लोग पुनर्जागरण से मतलब कि तार्किक रूप से जब सोचने लगा, तो हम तार्किक रूप से ना कन्वर्ट होकर के चले गए राजतंत्र वाली स्थिति में, उन चीज़ों में सोचने लगे, मतलब हमारा थोड़ा सा रिवर्ट हो जाता है। लेकिन जब एनालिसिस हुई, जब ज़्यादा रिसर्च वगैरह हुआ, तो फिर लोगों ने बोला कि नहीं, हमारे भारतीय दर्शन में भी इस तरह की एनालिसिस थी, इस तरह की इंक्वायरी थी। तो ध्यान यही रखना है कि पाश्चात्य दर्शन का जो धर्म दर्शन है उसका मूल रूप से पाश्चात्य दर्शन का है, न कि भारत के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि भारत धर्म तंत्र की तरफ और जा ही रहा था। हम लोग धर्म तंत्र की तरफ मूव कर रहे थे जब वो लोग धर्म तंत्र से बाहर निकल रहे थे। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अब बात होती है जो हम पढ़ेंगे, जो हम चीज़ें इसमें कवर करेंगे, उसमें आप देखोगे कि जब बात करेंगे हम धर्म दर्शन का, इसमें हम जनरली देखेंगे ईसाई धर्म को। ईसाई धर्म के मूलतः हम एनालिसिस करेंगे। ये हमारा यूपीएससी का सिलेबस का पार्ट होगा। कुछ भारतीय विचारकों को भी ने भी बताया, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जैन धर्म, जैन की बात कर लो, बौद्ध की बात कर लो, बुद्धिज़्म की बात कर लो, ठीक है। लगभग कह सकते हो कि इसमें 70 से 80% पार्ट जो होगा हमारा लगभग ईसाई धर्म से होगा संबंधित, और लगभग 30-20% का आसपास जो पार्ट होगा वो हमारा भारतीय दर्शन के संबंध में होगा। और थोड़ा सा हम इसमें इस्लाम को भी लेकर के चलेंगे, थोड़ा सा इस्लाम के बारे में भी पढ़ेंगे। और ध्यान रखना है यही, ये जो पूरी सिलेबस हमारी होगी उसमें हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक रूप से इसका परीक्षण करेंगे। यही हमारा यूपीएससी का सिलेबस के अकॉर्डिंग पार्ट होती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वीडियो को हम 2 पार्ट में लेकर के आएंगे। तो अगली जो हम वीडियो लेकर के आएंगे उसमें इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, और ये वीडियो कंटिन्यू चलेगी। और लगभग मैं ये कह दूं कि ये लगभग आपको 20 से 25 वीडियोस होंगे, स्पेशली फिलॉसफी ऑफ रिलीजन को लेकर के, धर्म दर्शन को लेकर के। और इतना मैं आपको दे दूंगा, जिसके अलावा मैं सच्चाई बता रहा हूँ, आप देख लेना। आप जहाँ पे पढ़ते होंगे, जिस कोचिंग का मटेरियल आप पढ़ते होंगे, कुछ भी बाहर की चीज़ें नहीं होंगी। बस मैं आपको यही कहूँगा कि जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा कोऑपरेट आप करो। कोऑपरेट ये नहीं करना है कि मतलब आपके दिमाग में पता नहीं किस तरह का कोऑपरेशन मांग रहे हैं। मैं कोऑपरेट करने का मतलब ये कह रहा हूँ कि जब मैं वीडियोस पढ़ा दूँ तो वीडियो के सेशन पूरे देखिए, ठीक है। उसके बाद जो डाउट्स हो वो डाउट को आप मुझसे पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए, मेल कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। और उसके बाद जो भी नोट्स आपके पास हैं, जो भी नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे विभिन्न कोचिंगों के जो नोट्स PDF प्रोवाइड है वो पढ़िए। उसको देखने के बाद फिर इसको कंटिन्यू करो। और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है इसके बारे में फीडबैक जरूर देना, क्योंकि मुझे भी फीडबैक का इंतजार रहता है। और जो मैं ऑफलाइन क्लासेस देता हूँ वही मैंने ऑनलाइन में दिया है। बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि एक बार सारे वीडियो अपलोड कर दिए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे वीडियो फ्रेश शूट हो रहा है। क्योंकि यूपीएससी का जिस तरह का नेचर ऑफ सिलेबस है, जिस तरह की चेंजिंग हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमने फ्रेश शूट किया। और आप लोग लक्की हैं कि मैं इस चीज़ों को ऑनलाइन एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि ये वीडियो कैसी लगी, इसका आपके फीडबैक जरूर देना, उसका मुझे इंतज़ार रहेगा। और मैं ये कहूँगा फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।